हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सीक्रेट। मैं महक खान आज वीडियो बनाकर लाई हूँ एक नए टॉपिक पे, स्वतंत्रता, जो कि बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का। पेपर का नेम है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। ये जो फुल चैप्टर है ये हम सिंगल वीडियो में कवर करेंगे। तो जो आपको स्लाइड नज़र आ रही है ये स्वतंत्रता टॉपिक के ऊपर एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। जब एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप हेडिंग डालने के बाद सबसे पहले यही पॉइंट लिखेंगे। तो आइए देख लेते हैं क्या पॉइंट है ये। 18वीं शताब्दी में जब फ्रांस में राजतंत्रशाही के अत्याचार बहुत बढ़ गए थे, तब वहाँ राजनीतिक विचारकों ने इन अत्याचारों के विरुद्ध स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया था। और 1789, ये थोड़ा सा आप डेट को याद रखने की कोशिश कीजिएगा अगर हो जाए, कि 1789 की क्रांति का मुख्य आधार ये 3 शब्दों का नारा बना। कौन से शब्दों का नारा? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये 3 शब्दों का नारा जो था वो 3 शब्दों को आगे चल के नारा बनाया गया, जिसकी अनुगूंज बाद में यूरोप तथा संपूर्ण विश्व में होने लगी। तो इसका क्या मतलब था? जब 18वीं शताब्दी चल रही थी, उस वक्त में जो फ्रांस में था ना, वो राजतंत्र चल रहा था। वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना नहीं हुई थी, वहाँ पे राजा का डायरेक्ट शासन चलता था, जिस वजह से वहाँ पे जो अत्याचार थे वो काफ़ी बढ़ने लगे थे। उससे पहले का समय काफ़ी अच्छा था, प्रजा जो थी बहुत खुश थी, बट 18वीं शताब्दी के आते आते वहाँ पे अत्याचार होने लगे, कर बढ़ाए जाने लगे, और जो कृषि होती थी उस पर इतना गौर नहीं दिया जाता था, जिस वजह से वहाँ की जो प्रजा थी उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो वहाँ पे जो राजनीतिक विचारक थे उन्होंने इन सब चीज़ों का एनालाइज किया, और उसके बाद उन्होंने इसके विरुद्ध जो था वो नारा दिया, और एक बहुत बड़ी क्रांति भी हुई 1789 में। तो जो 3 शब्द थे जिससे एक नारा बना वो तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अगला पॉइंट देख लेते हैं, इसमें क्या है। स्वतंत्रता व्यक्ति का लक्ष्य बन गया और इसकी प्राप्ति के लिए वह साम्राज्यवाद के विरुद्ध खड़ा हो गया। पालकीवाला के शब्दों में मनुष्य सदा ही स्वतंत्रता की बलि देवी पर सर्वाधिक बलिदान देता आया है। वह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा आत्मा और धर्म की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण देता आया है। अब ये पालकीवाला कौन थे? ये एक बहुत प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक थे। इन्होंने अपनी बुक में लिखा, अपने विचारों को प्रकट करते हुए ये लिखा कि मनुष्य सदा ही स्वतंत्रता की बलिदेवी पर सार्वजनिक बलिदान देता आया है। यानी जो मनुष्य है वो हमेशा स्वतंत्रता पर बलि ही देता आया है। हमेशा उसने यही सोचा कि मुझे स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए, मैं उसके लिए कुछ भी करूँगा। वह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा आत्मा और धर्म की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण देता आया है। आई होप आप इस चीज़ों का मतलब समझ रहे होंगे। अभी जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा वो था स्वतंत्रता का इंट्रोडक्शन, और अब जो इस स्लाइड में है वो स्वतंत्रता का अर्थ। जहाँ हम पेपर में वो इंट्रोडक्शन पार्ट लिख देंगे, उसके बाद हम लिखेंगे स्वतंत्रता का अर्थ। और इसमें हम लिख सकते हैं जो भी स्वतंत्रता के बारे में हम अपना समझते हैं, अपने विचार में आप उसको लिख सकते हैं। तो जो मैंने लिखा है वो देख लेते हैं। स्वतंत्रता शब्द का अंग्रेजी प्राय लिबर्टी, लैटिन भाषा के लीबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ मुक्त या स्वतंत्रता या बंधनों का अभाव है। तो जो स्वतंत्रता शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? स्वतंत्रता शब्द का जो इंग्लिश में मीनिंग होता है वो होता है लिबर्टी। लिबर्टी जो लैटिन भाषा के लीबर शब्द से बना है। लैटिन भाषा में एक वर्ड है लीबर, जिसका मतलब होता है स्वतंत्र, बंधनों का अभाव या मुक्ति। उससे बना लिबर्टी, और लिबर्टी का ही हिंदी मीनिंग है स्वतंत्रता। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से स्वतंत्रता वर्ड की उत्पत्ति हुई। स्वतंत्रता का सही अर्थ प्रोफेसर लॉस्की के अनुसार उस वातावरण की स्थापना से है जिसमें मनुष्य को अपने पूर्ण विकास के लिए अवसर प्राप्त होते हैं। तो ये लॉस्की कौन थे? सबसे पहले ये देख लेते हैं। लॉस्की भी एक बहुत मशहूर राजनीतिक विचारक थे। इन्होंने अपने काफ़ी सारे टॉपिक्स पे और भी अपने विचार प्रकट किए हैं। इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है राजनीति में।
तो इनका कहना ये है कि स्वतंत्रता हम उस चीज को बोलेंगे, ऐसे वातावरण को बोलेंगे जिसमें एक मनुष्य को इतने अवसर प्रदान होंगे जिसमें वो अपना पूर्ण विकास कर सकता है। इस विकास में सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गई, एम्प्लॉयमेंट हो गई, और भी जो अदर नेसेसरी चीज़ें होती हैं वो सारी इसमें आ जाती हैं। तो प्रोफेसर लॉस्की का ये मानना था कि एक ऐसे वातावरण की स्थापना करना जिसमें मनुष्य अपना पूर्ण विकास कर सके, उसी को हम स्वतंत्रता कहेंगे। अब जब हम इंट्रोडक्शन लिख देंगे एग्जाम में स्वतंत्रता के ऊपर, उसके बाद अर्थ लिख देंगे, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद हमें 2-3 डेफिनेशंस लिखनी होंगी जो बड़े बड़े जो प्रोफेसर्स थे, जो विचारक थे, उन्होंने जो अपनी भाषा में कहा, हमें वो चीज़ें लिखनी होंगी। इससे ऑलमोस्ट हम 2 से 3 मार्क्स सिर्फ इन 2 से 3 डेफिनेशन से ही गेन कर सकते हैं। तो मैंने इसमें 2-3 डेफिनेशंस लिखी हैं, आपसे जितना याद हो पाए उतना याद कीजिएगा, और ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर आप सेम वर्ड्स में ही लिखते हैं। तो एक और बहुत मशहूर विचारक थे, स्पेंसर। तो इन्होंने क्या कहा है वो देख लेते हैं। इनका कहना था कि प्रत्येक मनुष्य वह करने को स्वतंत्र है जो वह करना चाहे, बशर्त वो किसी अन्य मनुष्य की समानता को हनन ना करे। तो इन्होंने क्या कहा है कि स्वतंत्रता वो चीज़ है जब मनुष्य जो करना चाहता है वो करे, बट ये एक कंडीशन है कि अपनी स्वतंत्रता के लिए वो दूसरों की स्वतंत्रता को हनन ना करे, यानी दूसरों की जो आज़ादी है उसको वो छीने ना। सपोज अगर मैं हूँ या कोई और हो, मैं चाहती हूँ कि मैं लेट नाइट डीजे बजाऊँ। सपोज कर लीजिए मैं लेट नाइट डीजे बजाती हूँ 12 बजे 1 बजे, तो ये मुझे स्वतंत्रता है, मैं अपनी इच्छा को अच्छी इच्छा की पूर्ति कर रही हूँ, ठीक है। बट अगर हम मेरे ही इस स्वतंत्रता से, इस इच्छा से कोई अदर पर्सन है उसको दिक्कत हो सकती है। अगर मेरे बराबर में कोई स्टूडेंट रहता होगा मेरे घर के आसपास, मैं रात भर डीजे बजाऊंगी तो उससे उसको दिक्कत आएगी, वो पढ़ नहीं पाएगा, वो सो नहीं पाएगा। तो इससे मैं अपनी स्वतंत्रता तो देख रही हूँ, बट मैं दूसरों के जो सामने वाले पर्सन की स्वतंत्रता है उसको हनन कर रही हूँ। तो स्पेंसर बोलते हैं कि अपनी स्वतंत्रता तो पूर्ण होनी चाहिए, जो हम करना चाहते हैं वो हम करें, बट हम ये भी ध्यान रखें कि सामने वाला जो मनुष्य है उसकी स्वतंत्रता का भी हनन ना हो। GDH कोल के अनुसार, GDH कोल जो थे वो भी एक प्रोफेसर थे। इन्होंने कहा है कि बिना किसी बाधा के अपने व्यक्तित्व को प्रकट करने के अधिकार का नाम स्वतंत्रता है। ठीक है, ये जो यहाँ पर है ना, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग नहीं, ये प्रकट होगा, प्रगट नहीं। तो देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा। DH कोल ने ये कहा है कि बिना किसी बाधा के अपने व्यक्तित्व को जो हम प्रकट कर सकते हैं ना, उसी का नाम स्वतंत्रता है। यानी कि जो मैं बोलना चाहती हूँ वो बोल पाऊँ, जो मैं करना चाहती हूँ वो कर पाऊँ, अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं वहाँ जा पाऊँ, मैं अपने व्यक्तित्व को दिखा सकूँ लोगों के सामने, वही स्वतंत्रता है। ऐसा ना हो कि अगर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ मुझे किसी से पूछना पड़े, या मैं कुछ किसी को बोलना चाहती हूँ, अपने विचारों को प्रकट करने की हमें आज़ादी हो, उसी को हम स्वतंत्रता कह सकते हैं। एक और डेफिनेशन आ जाती है लॉस्की की। लॉस्की ने ये भी कहा है कि आधुनिक सभ्यता में जो सामाजिक परिस्थितियां व्यक्ति के सुख के लिए आवश्यक हैं, उन पर बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है। यानी कि लॉस्की क्या कहते हैं कि जो ये मॉडर्न ज़माना आ चुका है, इसमें जो सामाजिक परिस्थितियां हो रही हैं उसमें एक व्यक्ति अपनी सुख की जो पूर्ति के लिए आवश्यक जो भी काम है वो करता है, उन पर ना प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए। इनका कहना ये नहीं है कि अगर वो गलत काम करेगा तो उस पर सपोर्ट किया जाएगा, अगर वो चोरी चकारी करता है अपने जीवन को सुखदायक बनाने के लिए तो वो ठीक होगा, बट वो जो भी अपने एक सही लेवल तक कर सकता है उसको वो करने की आज़ादी हो, उन चीज़ों पर प्रतिबंध ना हो। कि वो अगर वो अच्छी एजुकेशन के साथ एक अच्छा प्रोफेसर बनने के बाद एक अच्छा, वो जैसे भी जॉब करना चाहे, अपना बिजनेस करना चाहे, उस हिसाब से वो एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है, वो अपने एक लग्जरियस लाइफ जीना चाहता है। तो ये ना हो कि उसके ऊपर कोई प्रतिबंध लगाया जाए कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। तो इनका यही मानना है कि एक ऐसी सामाजिक परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए जिसमें व्यक्ति के सुख के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक है ना, वो चीज़ें ले सके, और उन चीज़ों पे किसी भी तरीके का प्रतिबंध न लगाया जाए। तो ये था लॉस्की का कहना। राजनीति शास्त्र की शायद ही कोई ऐसी समस्या हो जिनके संबंध में विद्वानों ने विद्वानों विद्वान सॉरी जिस
के संबंध में विद्वानों में इतना मतभेद पाया जाता हो जितना स्वतंत्रता के संबंध में देखने को मिलता है। तो इनका ये कहना है कि राजनीतिक शास्त्र में शायद ही ऐसा कोई पर्टिकुलर टॉपिक होगा जिसके संबंध में जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, जो विद्वान हैं, उसमें इतना मतभेद पाया जाता हो। जिसमें स्वतंत्रता का टॉपिक आ जाता है ना, तो इसमें काफ़ी सारे विचारक हैं अलग अलग, जिन्होंने अपने अलग अलग स्वतंत्रता की डेफिनेशन दी है। सबकी नज़र में स्वतंत्रता एक अलग मायने रखती है। ऐसे ही हम लोग होंगे, स्टूडेंट्स होंगे काफ़ी सारे, जिनके लिए लिबर्टी जो होगी वो एक अपनी अलग तरीके की होगी। अगर हम देखें, एक मिलियनर होगा, उसके लिए जो लिबर्टी होगी ना, वो एक अलग चीज़ होगी। बट एक स्टूडेंट के लिए, एक मजदूर वर्ग के लिए लिबर्टी का मतलब अलग होता है। तो प्रत्येक युग में विचारक स्वतंत्रता की समस्या पर विचार करते रहे हैं और अलग अलग अर्थ लगाते रहे हैं। तो इसमें ये लिखा गया है कि हर एक युग में, प्राचीन काल में, मॉडर्न काल में, मध्य युग में, हर एक युग में विचारक स्वतंत्रता की समस्या पर विचार करते आए हैं। हर किसी ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। अगर हम प्रेजेंट टाइम पे भी बात करें ना, तो ऐसे काफ़ी सारे विद्वान हैं जो अभी भी स्वतंत्रता के मायने अपनी भाषा में अलग निकालते हैं। तो हर किसी की सोच पे निर्भर है, हर किसी के एक मेंटालिटी पे निर्भर है कि वो किस तरीके से लिबर्टी को डिफाइन करता है। तो स्वतंत्रता के दो अर्थ लगाए जाते हैं। एक होती है नकारात्मक स्वतंत्रता और एक होती है सकारात्मक स्वतंत्रता, यानी कि नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी। तो देख लेते हैं स्वतंत्रता की नकारात्मक जो धारणा है वो क्या चीज़ है आखिर। तो स्वतंत्रता, जिसे अंग्रेजी में लिबर्टी कहते हैं, लैटिन भाषा के लीबर शब्द से बना है। यहाँ पे लीबर आएगा, गलती से लाइबर कर दिया है मैंने, तो इसको लीबर ही पढ़िएगा, जिसका अर्थ है उस भाषा में बंधनों का अभाव। इस धारणा के अंतर्गत स्वतंत्रता का अर्थ है प्रतिबंधों का ना होना, यानी कि व्यक्ति के कार्यों पर किसी भी प्रकार का बंधन ना हो, मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता की जो धारणा है उसमें लोगों का ये मानना है कि एक ऐसी स्वतंत्रता जिसमें जो चाहो वो करो। अगर कोई पर्सन चाहता है कि वो कहीं जाए तो वो जा सकता है, अगर कोई चाहता है कि वो कुछ करे तो वो कर सकता है। उसका सामने वाले इंसान से कोई लेना देना नहीं है कि उसको क्या होगा, या उसकी स्वतंत्रता का तो हानि नहीं हो रहा है। वो इंसान ये नहीं सोचेगा जो नेगेटिव लिबर्टी के ऊपर अपना सपोर्ट करता है। तो अगर हम इससे एक एग्जांपल लेके चलें, तो अगर एक पर्सन है जो चाहता है कि वो सुसाइड कर ले, अब देखा जाए तो उसको इस चीज़ की भी स्वतंत्रता है, अगर हम नेगेटिव रूप में इसको देखते हैं, क्योंकि वो उसकी अपनी इच्छा है, वो अपनी इच्छा की पूर्ति कर रहा है। बट अगर हम इसी को एक सही पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक गलत चीज़ है सुसाइड करना, तो इसके ऊपर हम प्रतिबंध लगाएंगे। लेकिन जो नकारात्मक धारणा वाले लोग हैं उनको तो ये चीज़ गलत लगेगी कि उसको स्वतंत्रता का हक नहीं दिया जा रहा है। तो यही चीज़ होती है नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी में फ़र्क। जो नकारात्मक धारणा के लोग होते हैं, स्वतंत्रता की जो नकारात्मक धारणा का सपोर्ट करते हैं, उनका मानना है कि एक पर्सन जो करना चाहता है वो करे, चाहे वो उसके लिए गलत हो या सही हो, लेकिन उसको कोई रोके ना। इसी को वो लोग स्वतंत्रता की नकारात्मक धारणा कहते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं स्वतंत्रता का सकारात्मक धारणा, यानी जो लिबर्टी है उसका जो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है। स्वतंत्रता की नकारात्मक दृष्टिकोण में विश्वास करने वाले मानते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ है सभी प्रकार के नियंत्रणों का अभाव, परंतु यह अर्थ संतोषजनक नहीं है। यानी कि इसमें वो लास्ट स्लाइड वाली ही बातें की गई हैं कि जो नकारात्मक दृष्टिकोण में जो विश्वास करने वाले लोग हैं उनका ये मानना है कि एक पर्सन को हर तरीके की स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो जो चाहे वो करे। लेकिन सही मायने में ना ये संतोषजनक नहीं है, क्योंकि इस अर्थ में स्वतंत्रता केवल प्राकृतिक अवस्था तथा अराजकता में रहने वाले लोगों के लिए ही संभव हो सकती है। अब अराजकता और प्राकृतिक अवस्था इसमें क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि जो एक प्राकृतिक अवस्था ऐसी अवस्था थी जिसमें बहुत कम लोग थे इस दुनिया में। यानी कि वो अगर हम एग्जांपल लेके चलें या फिर एक दिमाग में एक इमेज बना के चले ना, तो वो वाला टाइम जब आदि मानव का ज़माना था, जब डायनासोर हुआ करते थे इस दुनिया में, तब का। तो
गिनती के ही कुछ लोग थे। अब वो अराजकता में यानी अपना आप को एक सोसाइटी से, एक राज्य से अलग करके रखते थे। तो उन्हीं के लिए जो नेगेटिव लिबर्टी है ना, ये उस टाइम पे उन्हीं के लिए थी, बट प्रेजेंट टाइम पे नेगेटिव लिबर्टी नहीं रखी जा सकती है। अब क्यों नहीं रखी जा सकती है? क्योंकि एक पर्सन को अगर हम हर चीज़ की स्वतंत्रता दे देंगे तो उससे जो होगा वो सामने वाले पर्सन की स्वतंत्रता का हनन होगा। तो अगर हम एक पर्सन को स्वतंत्रता दे रहे हैं तो सामने वाले पर्सन को भी स्वतंत्रता देंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नेगेटिव लिबर्टी जो है वो आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, पॉजिटिव लिबर्टी जो है वो हर तरीके से हर पर्सन को मिलनी चाहिए। समाज में रहने वाले व्यक्तियों को इस अर्थ में स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। सही रूप में स्वतंत्रता का अर्थ है मनुष्य को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पर्याप्त सुअवसर या परिस्थितियां प्रदान करना। ये वही बात आ गई जो प्रोफेसर लॉस्की ने कहा था कि ऐसे समाज की स्थापना करना जिसमें एक व्यक्ति को अपनी सामाजिक परिस्थितियां इस तरीके से बनाई जाएं कि वो व्यक्ति अपना पूर्ण विकास कर सके, जिसमें उसको सभी तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा सके जिससे वो अपनी डेवलपमेंट कर सके। ये अवसर सुविधाएं राज्य ही प्रदान कर सकता है एवं सकारात्मक स्वतंत्रता राज्य में ही संभव है। ऐसी स्वतंत्रता सीमित होती है, ना कि असीमित। ऐसी स्वतंत्रता केवल व्यक्तित्व नहीं, सामाजिक हित की दृष्टि से प्रदान की जाती है। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि जो सुविधाएं हैं, जो सभी फैसिलिटीज़ हैं, वो जो है वो एक राज्य ही प्रदान कर सकता है। अब पॉलिटिकल साइंस में ना जो ये राज्य वर्ड का मीनिंग होता है, ये किसी स्टेट से नहीं होता है, इसका एक अपना मीनिंग होता है। तो आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि जो पॉलिटिकल साइंस में राज्य वर्ड का यूज़ किया जाता है वो सरकार के लिए किया जाता है, गवर्नमेंट के लिए, ना कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए। जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में दिल्ली को, हरियाणा को, यूपी को, कश्मीर को, हम इन चीज़ों को राज्य बोलते हैं, बट ये हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बोलते हैं। इनको देश का यूनिट कहा जाता है, ना कि राज्य। बट हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको राज्य बोलते हैं। पॉलिटिकल साइंस के लैंग्वेज में राज्य का मतलब होता है सरकार यानी गवर्नमेंट। तो वापस से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि जो सुविधाएं हैं, जो अवसर हैं, उनकी जो प्रदान कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ राज्य यानी सरकार कर सकती है। सकारात्मक स्वतंत्रता जो है ना वो राज्य में ही संभव है, यानी एक सोसाइटी के अंतर्गत ही ये संभव है जो सकारात्मक स्वतंत्रता है। सकारात्मक स्वतंत्रता केवल एक इंसान को नहीं मिलती है, ये पूरे के पूरे समाज को मिलती है। ये सीमित होती है, ना कि असीमित। यानी कि एक पर्सन की जो स्वतंत्रता होगी ना वो एक सीमित होगी, एक लिमिटेड होगी, ताकि उस अगर हम किसी एक पर्सन को असीमित स्वतंत्रता दे देंगे तो हो सकता है उसकी स्वतंत्रता से अदर पर्सन को प्रॉब्लम हो। इसीलिए स्वतंत्रता जो है सकारात्मक रूप से सीमित होती है, ना कि असीमित। अभी तक हमने स्वतंत्रता का इंट्रोडक्शन देख लिया, उसका अर्थ देख लिया, विचारकों के विचार देख लिए लिबर्टी पे, लिबर्टी का पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया। अब एक जो नया टॉपिक आया है ये है स्वतंत्रता के प्रकार, यानी कि जो स्वतंत्रता है उसको कितने प्रकार में विभाजित किया गया है, कितने टाइप्स हैं इसके। तो जो बेसिकली स्वतंत्रता के ना 6 टाइप्स रखे गए हैं, और भी इसको अगर हम ब्रीफ में जानना चाहें तो और भी टाइप्स हैं इसके, बट बेसिकली जो हम पढ़ेंगे आज उसको 6 टाइप में ही पढ़ेंगे। फर्स्ट है राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, प्राकृतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक स्वतंत्रता। इनके आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ये क्या है। अब एक एक करके सभी टाइप्स को हम ब्रीफ में देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या चीज़। तो जो सबसे पहला है पॉइंट वो है राजनीतिक स्वतंत्रता। राज्य की राजनीतिक प्रक्रिया में स्वतंत्रता पूर्ण सक्रिय भाग लेने की स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाती है। यानी कि जो राज्य में जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसमें हम स्वतंत्रता पूर्ण भाग ले सकते हैं। यानी कि इलेक्शन लड़ना, वोट देना, या फिर जो एक्टिव जो सरकार होगी उसके ऊपर क्वेश्चन उठाना, उससे कोई भी क्वेश्चन करना, या किसी भी राजनीतिक कार्य में अपने विचारों को प्रकट करना, हर तरीके की आज़ादी हमें संविधान से मिली हुई है।
जिसको हम राजनीतिक स्वतंत्रता बोलते हैं। और इसमें भी लॉस्की के विचार आ जाते हैं। लॉस्की ने इस प्रकार की स्वतंत्रता को परिभाषा करते हुए कहा है, राजनीतिक स्वतंत्रता का अभिप्राय राज्य के कार्यों व्यापारों में सक्रिय भाग लेने के अधिकार से है। यानी कि इनका भी कहना सेम ही है कि राजनीतिक स्वतंत्रता ऐसी स्वतंत्रता है जिसमें राज्य में जितने भी कार्य हो रहे हैं उसमें हम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएँ, वही हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता है। अब जो सेकंड है वो है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता से ही आप समझ गए होंगे कि जो हमारी इकोनॉमिकली जो हमें लिबर्टी प्रोवाइड करती है, प्रत्येक व्यक्ति को जीविका कमाने की समुचित सुरक्षा व सुविधा प्राप्त होना आर्थिक स्वतंत्रता है। आर्थिक स्वतंत्रता में बेसिकली ये आता है कि एक पर्सन को, चाहे वो मिडिल क्लास हो, लेबर क्लास हो या फिर वो बहुत हाई क्लास हो, बिजनेस वगैरह करता हो, बट हर किसी के बिजनेस में हर किसी के जो कार्य होंगे उसमें उसको स्वतंत्रता प्राप्त होती है। यानी कि अगर हम एक मजदूर वर्ग की बात लेके चलें तो उसके कार्य करने की टाइमिंग फिक्स होगी, प्लस वो जो करना चाहे वो कर सकता है। अगर वो चाहे कि वो बिजनेस करना चाहता है, वो अभी तक एक मजदूर था, सपोज वो ईंटें ढोने का काम करता था, अब वो चाहता है कि वो एक अच्छा सा बिजनेस करे, तो वो कर सकता है। उसको कोई ये नहीं बोल सकता कि तुम पिछले 10 सालों से 15 सालों से ये काम करते आ रहे थे, अब तुम ये काम नए काम में क्यों जा रहे हो। वो उस पर्सन को लिबर्टी प्रोवाइड कराई गई है संविधान के थ्रू कि वो जो करना चाहे वो अपनी काम कर सकता है ताकि वो अपनी आजीविका को चला सके। यही होती है आर्थिक स्वतंत्रता। अब प्राकृतिक स्वतंत्रता को देख लेते हैं। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है। प्राकृतिक स्वतंत्रता से तात्पर्य उस स्वतंत्रता से है जो व्यक्ति को प्रकृति द्वारा प्रदान की गई है। यह स्वतंत्रता राज्य की स्थापना से भी पहले प्रकृति की ओर से लोगों को प्राप्त होती है। यानी कि प्राकृतिक स्वतंत्रता में ये कहना है लोगों का, विचारकों का, कि प्राकृतिक स्वतंत्रता एक ऐसी स्वतंत्रता है जो उसे किसी मनुष्य ने, किसी राज्य ने उसको प्रदान नहीं करी है। ये प्रकृति की तरफ से पहले से ही प्राप्त है। यानी कि जैसे कि राइट टू लाइफ है, जीवन का अधिकार, ये किसी राज्य ने, किसी सरकार ने या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने नहीं प्राप्त करा है। ये एक मनुष्य को जन्म से ही प्रकृति की तरफ से प्राप्त होता है। तो ये प्राकृतिक स्वतंत्रता कहलाती है। फोर्थ वन इज नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जो व्यक्ति को समाज और राज्य के सदस्य के रूप में प्राप्त होती है। नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी राज्य देता है। तो नागरिक स्वतंत्रता क्या होती है कि एक देश के नागरिक होने के रूप में जो व्यक्ति को जो अधिकार दिए जाते हैं, जो स्वतंत्रता दी जाती है, वही नागरिक स्वतंत्रता है। यानी कि अगर सपोज देश में कोई घटना घटित होती है तो एक नागरिक होने के रूप में हम सभी को यह अधिकार है कि हम उस घटित घटना के ऊपर अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। या फिर हमारा कोई कोर्ट में कोई केस चल रहा है मान लीजिए, ठीक है, हमें अधिकार है इस देश का नागरिक होने के नाते कि हम उस केस के रिगार्डिंग एक निष्पक्ष और एक स्वतंत्र रूप से सही तरीके से न्याय लेने की अपेक्षा कर सकते हैं। तो यही हमारे नागरिक स्वतंत्रता कहलाती है। फिफ्थ पॉइंट है सामाजिक स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता व्यक्ति को समाज में प्राप्त होती है। वास्तव में समाज का जन्म ही इसीलिए हुआ है कि समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति, सभी लोगों को यह स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए जिसमें वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। इस स्वतंत्रता के अंतर्गत जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, आवागमन की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता इत्यादि होता है। यानी कि सामाजिक स्वतंत्रता क्या होती है, तो अगर हम इसको एक सिंपल लाइन में डिफाइन करना चाहें तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि एक राज्य के अंदर एक व्यक्ति रह रहा है, एक समाज के अंदर एक व्यक्ति रह रहा है, तो उसके जो आर्थिक स्वतंत्रता है, उसकी सामाजिक स्वतंत्रता है, उसकी जो राजनीतिक
नागरिक स्वतंत्रता है, उन सभी स्वतंत्रताओं का जो एक निष्कर्ष है वो सामाजिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आ जाता है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था पहले की स्लाइड्स में कि व्यक्तित्व के विकास की स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, ये सभी स्वतंत्रताएं जो आती हैं ये सामाजिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती हैं। यानी कि एक व्यक्ति अगर एक समाज का हिस्सा है तो उसको इन सभी चीज़ों का अधिकार है, उस व्यक्ति को इन सभी चीज़ों की स्वतंत्रता प्राप्त है कि वो चाहे तो वो ये काम कर सकता है। वो पूरे इंडिया में या इंडिया से बाहर कहीं भी आ जा सकता है, उसको आवागमन की स्वतंत्रता है, वो अपनी जीवन को किसी भी तरीके से व्यतीत कर सकता है, वो अपनी जीवन और संपत्ति की सुरक्षा कर सकता है, उसको ये अधिकार है। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये आ जाते हैं हमारी सामाजिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। तो इससे जो नेक्स्ट है वो है सांस्कृतिक स्वतंत्रता। यह भी एक प्रकार की सामाजिक स्वतंत्रता है। मैंने अभी ऊपर वाले पॉइंट में बताया है कि मतलब एक समाज में अगर कोई व्यक्ति रह रहा है तो उसको जितने भी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है ना वो सारी सामाजिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आ जाती हैं। तो उसमें से एक पॉइंट और आ गए सांस्कृतिक स्वतंत्रता का, तो इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। ये भी एक प्रकार की सामाजिक स्वतंत्रता है जिसमें किसी समाज में रहने वालों को अपनी संस्कृति को बनाए रखने, उनकी रक्षा करने तथा समृद्ध करने की स्वतंत्रता होती है। यानी कि अब जो इंडिया है उसमें काफ़ी सारी अपनी अपनी लैंग्वेज है, काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जिनका अपना कल्चर है। तो हर एक व्यक्ति को ये पूरा का पूरा अधिकार है कि वो अपनी संस्कृति को बनाए रख सकता है, उसकी सुरक्षा कर सकता है। सपोज़ कोई पर्सन है जो साउथ इंडिया से आता है नॉर्थ इंडिया में, तो उसको पूरा अधिकार है कि वो जो उसका साउथ इंडिया का जो कल्चर है ना उसको वो नॉर्थ इंडिया में भी बरकरार रख सकता है। उसके ऊपर कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता कि तब तुम नॉर्थ इंडिया में आ गए तो तुम साउथ इंडिया के जो भी आपके बिहेवियर्स हैं, जो भी आपके एडिकेट्स हैं वो आप उसको छोड़ दोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें समाज में ये स्वतंत्रता प्राप्त है संविधान के थ्रू कि हम अपनी जो संस्कृति है ना उसको बरकरार रख सकते हैं। तो यही होती है सांस्कृतिक स्वतंत्रता। लास्ट अप्रॉक्स 27 मिनट्स में हमने पूरा स्वतंत्रता का चैप्टर कवर कर लिया है, जिसके अंतर्गत हमने स्वतंत्रता का मीनिंग, स्वतंत्रता का इंट्रोडक्शन, लिबर्टी के टाइप्स, नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी, और जो लिबर्टी के बेसिक टाइप्स हैं कि नागरिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, उसके 6 जो पार्ट होते हैं वो हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। तो जो इस पूरे चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 ही क्वेश्चन है। या तो आपके पास आएगा स्वतंत्रता के ऊपर जिसमें आपको अभी तक हमने जो पढ़ा वो लिखना है, या फिर आएगा ये क्वेश्चन जो आप लोगों को सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हाईलाइट भी कर रखा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समानता और स्वतंत्रता के संबंध में, यानी कि हमें बेसिकली इसमें क्या पढ़ना है कि जो समानता है यानी जो इक्वालिटी है और जो स्वतंत्रता है यानी लिबर्टी जो है ना उसका संबंध किस टाइप का है। क्या ये पूरक है एक दूसरे के या फिर वो एक दूसरे के लिए एकदम ठीक है, यानी कि या तो एक दूसरे के लिए अपोजिट है या फिर एक दूसरे के लिए सिमिलर है। तो इससे आगे हम पढ़ेंगे कि ये अपोजिट वर्ड्स हैं, दोनों अपोजिट डेफिनेशंस हैं इनकी, या फिर ये एक दूसरे से सिमिलैरिटी रखते हैं। समानता और स्वतंत्रता के संबंध में कभी कभी कहा जाता है कि समानता और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी शब्द हैं। विरोधी शब्द है मतलब एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं। उदाहरण के लिए लॉर्ड एक्टन और डी कोटियावेली जैसे इतिहासकारों का यही विचार है। तो ये जो लॉर्ड एक्टन हैं और डी कोटियालवेली हैं ये मानते हैं, दोनों जो इतिहासकार हैं उनका ये मानना है कि जो लिबर्टी है और जो इक्वालिटी है यानी समानता और स्वतंत्रता है ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं, एक दूसरे के विरोधी शब्द हैं। ये दोनों एक दूसरे से किसी भी मायने में सिमिलर नहीं है, इन लोगों का ये मानना है। जैसे कि लॉर्ड एक्टन ने ये लिखा है कि समानता का उत्कंठा स्वतंत्रता की आशा पर तुषारपात है। ये जो वर्ड्स हैं काफ़ी डिफ़िकल्ट आ गए हैं, मैं इसका मीनिंग भी आपको बताऊंगी। उत्कंठा का मतलब होता है एंजाइटी, यानी किसी एक चीज़ की बेचैनी होना। वहीं तुषारपात का मतलब होता है फोर्स्ड, यानी कि सपोज़ किसी चीज़ पे पानी फिर जाना,
ठीक है, तो एक बार हम इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। लॉर्ड एक्टन ने क्या लिखा कि समानता की एंजाइटी, समानता की जो बेचैनी है वो स्वतंत्रता की आशा पर तुषारपात यानी कि पानी फेर देती है। ठीक है, तो ये क्योंकि मानते हैं दोनों, ये जो इतिहासकार हैं इनका मानना है कि ये जो दो वर्ड्स है स्वतंत्रता और समानता, ये एक दूसरे के विरोधी हैं। तो लॉर्ड एक्टन ने इसी चीज़ को अपने दिमाग में रखते हुए ये कहा है कि स्वतंत्रता की जो आशा है, यानी कि अगर एक व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए अपने विचार प्रकट कर रहे, स्वतंत्रता की आशा रख रहा है ना, तो सॉरी, अगर वो समानता की आशा रख रहा है, समानता के लिए बेचैन है ना वो, तो जो उसका जो ये बेचैनी है ना, ये स्वतंत्रता के आशा पर ना पानी फेर देती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति समानता मांग रहा है ना, तो उसको स्वतंत्रता प्राप्त हो ही नहीं सकती। इन लोगों का ये मानना है। लेकिन इस मान्यता के बिना स्वतंत्रता और समानता दोनों एक दूसरे के पूरक शब्द हैं। यानी कि अगर हम लॉर्ड एक्टन और डी कोटियावेली के जो विचार हैं, इनको अगर हम 2 मिनट के लिए इग्नोर करें ना, तो ये जो स्वतंत्रता और समानता की ये जो अवधारणा है ना, इनके जो संबंध को हम परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, तो ये एक दूसरे के पूरक वर्ड यानी कि एक दूसरे से सिमिलर हैं ये। ठीक है, क्यों है? क्योंकि समानता के बिना स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के बिना समानता पूरी नहीं हो सकती है। यदि समाज में स्वतंत्रता नहीं है तो नागरिक को नागरिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता केवल धोखा मात्र है। क्यों है? एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं इसको। सपोज एक चाइल्ड है ए, स्टूडेंट ए प्लस स्टूडेंट बी, ठीक है, और है स्कूल। स्कूल जो है ये है प्राइवेट, ठीक है, कैसा है ये? प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल की जो फीस है वो है, सपोज एक छोटा सा एग्जांपल है, 10,000 रुपीज़ पर ईयर, ठीक है। जो स्टूडेंट बी है, 16 हो गया, आप इसको 16 ही सपोज कर लीजिएगा अब, ठीक है। जो स्टूडेंट हमारे पास बी है ये काफ़ी हाई क्लास फैमिली से आता है, जिसके फादर मदर ब्रदर सिस्टर सब लोग पढ़े लिखे हैं और सबकी एक अच्छी इनकम है, यानी कि एक हाई सोसाइटी का बच्चा है बेसिकली। और जो हमारा स्टूडेंट बी है ये एक मज़दूर वर्ग से आता है, मिडिल क्लास फैमिली से, जो इतना हाई जो फ़ी है उसको वो प्रेफर नहीं कर सकता है, ठीक है। बट अब पढ़ना तो इस बच्चे को भी है, पढ़ना इस बच्चे को भी है, क्योंकि स्वतंत्रता दोनों को प्राप्त है पढ़ने की। अब ये बच्चा पढ़ेगा तो सही, बट इतना नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि जो उसकी फैसिलिटीज़ होंगी ना स्कूल की, वो होंगी 16K पर शुरुआत। वहीं स्टूडेंट बी जो होगा वो पढ़ सकता है आराम से, क्यों? क्योंकि उसकी फैमिली अफोर्ड कर पाएगी 16,000 रुपीज़, बट स्टूडेंट ए की जो फैमिली है वो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो यहाँ पे दोनों स्टूडेंट्स को फैसिलिटी प्रोवाइड है, स्वतंत्रता प्रोवाइड है, बट यहाँ पे क्या है? समानता नहीं देखी जा रही है। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट ए है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वहीं स्टूडेंट बी अफोर्ड कर सकता है। दोनों को स्वतंत्रता है, बट यहाँ पे समानता तो नहीं है, दोनों की जो इकोनॉमिक कंडीशन होगी वो सेम नहीं है। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो समानता यहाँ पे प्रोवाइड नहीं है, बट स्वतंत्रता है। लेकिन स्वतंत्रता प्रोवाइड होने के बाद भी उस स्वतंत्रता का कोई वैल्यू ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समानता ही नहीं है, एक की कंडीशन अलग है, दूसरे की कंडीशन अलग है, दोनों समान है ही नहीं जो दोनों को समान स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। तो ये जो इस कंडीशन में जो हमने स्वतंत्रता देखी, ये केवल नामात्र की है, ठीक है। तो इसी का अब हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है इसका दूसरा एग्जाम्पल? अब मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से स्वतंत्रता समानता अगर है तो स्वतंत्रता इंपॉर्टेंस रखती है। सेम अगर हमारे पास है, एक पर्सन है जो ईटेड होता है, ठीक है, पर्सन ए जो ईटेड हो रहा है, और पर्सन बी जो एक प्लेन का पायलट है, ठीक है। अब जो पर्सन ए है ईटेड होने वाला, उसकी जो पर डे की इनकम है वो है 100 रुपीज़, ठीक है, ओनली ऑन 100 रुपीज़। और वहीं जो पर्सन बी है जो एक पायलट है, उसकी जो पर मंथ की सॉरी पर डे की जो इनकम है वो है 1,000 रुपीज़। तो अप्रॉक्स जो है वो अप्रॉक्स नहीं, एग्जैक्ट जो इसमें हो गया वो पूरे 10 टाइम्स फ़र्क आ जाता है दोनों में, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें स्वतंत्रता और समानता, तो दोनों काम कर रहे हैं बराबर, 8 आवर्स ये कर रहा है और 8 आवर्स ही ये कर रहा है। बट इसमें क्या है? समानता है, दोनों काम कर रहे हैं, बट इस कंडीशन में स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। क्यों? अगर हम
इस पर्सन को अगर हम स्वतंत्रता लाने के लिए इस पर्सन की भी सैलरी जो है पर डे की 1000 रुपीज़ कर देते हैं। अब दोनों की जो है सैलरी सेम हो गई, जबकि ये जो पर्सन काम कर रहा है पर्सन ए, ये कर रहा है ईंटें ढोने का, और जो पर्सन बी है वो है एक पायलट। तो जो फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या किया, दोनों की सैलरी अब हमने कर दी समान। अब इससे क्या हो गया, इस पर्सन बी ने पायलट बनने के लिए दिन रात मेहनत करी, पर्सन ए ने कोई मेहनत नहीं करी, वो मजदूर बन गया। अब इसमें हमने समानता दिखा दी दोनों की 1000 रुपीज़ सैलरी करके, बट अब इसमें स्वतंत्रता कहाँ आई, क्यों? क्योंकि जो पर्सन ए है पर्सन बी है, दोनों की हमने सैलरी समान करके जो पर्सन बी है उसकी मेहनत पे तो हमने पानी फेर दिया। तो अब इनको समानता तो प्राप्त करा दी, लेकिन स्वतंत्रता नहीं प्राप्त हुई, क्यों? क्योंकि जो पर्सन बी है उसकी मेहनत हो गई खराब, और इसको स्वतंत्रता नहीं होगी अब कि वो अपनी नॉलेज के हिसाब से अपनी सैलरी को इंक्रीज कर पाए, क्योंकि अगर इसकी सैलरी इंक्रीज होगी तो फिर से असमानता का टॉपिक आके खड़ा हो जाएगा। तो इसी वजह से अगर यहाँ पे देखा जाए तो समानता तो प्रोवाइड करा दी, लेकिन इससे स्वतंत्रता बिल्कुल खत्म हो गई। तो इससे हमने क्या देखा कि इस सेकेंड एग्जाम्पल में समानता प्राप्त होने के बाद भी स्वतंत्रता नहीं मिल पाई, जिस वजह से समानता की भी जो वैल्यू हो गई वो हो गई 0। ठीक है, तो इसमें आगे देख लेते हैं। उदाहरण के लिए नागरिक स्वतंत्रता केवल तभी हस्तगत की जा सकती है जबकि कानून की दृष्टि में सभी को समान समझा जाए। यानी कि इसमें कहा है कि जो नागरिक स्वतंत्रता है वो तभी हम किसी एक पर्सन को दे सकते हैं जब कानून की नज़रों में प्रत्येक व्यक्ति समान हो। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि राजनीतिक दृष्टिकोण में सभी को समान समझा जाए, लेकिन राजनीतिक समानता का अर्थ केवल ये नहीं है कि व्यक्ति को मतदान देने का अधिकार मिल जाए। खाली मतदान देने के अधिकार का कोई उपयोग नहीं है। जिन लोगों का ये विश्वास है कि लोकतंत्र सार्वभौम वयस्क मत अधिकार से अधिक कुछ नहीं है, वे वास्तविक तथ्यों को अपनी आंखों से ओझल कर देते हैं। जहां प्रचंड आर्थिक असमानताएं हों, वहां मतदान का अधिकार राजनीतिक स्वतंत्रता की गारंटी नहीं दे सकता। हम यह कदापि नहीं कह सकते कि कारखाने में काम करने वाले मजदूर को उतनी ही स्वतंत्रता प्राप्त होगी जितना कि एक लक्षाधीश को। यानी कि हमने इस पूरे स्लाइड में क्या चीज़ देखी कि इसमें ये कहा गया है कि नागरिक को एक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता तभी दी जा सकती है जब कानून की दृष्टि में वो सभी लोग समान हों। सपोज अगर कानून की दृष्टि में ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ भेदभाव हो रहा है, यानी कि कानून की दृष्टि में ही अगर एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में काफ़ी सारा डिफरेंस है, तो हम उसको नागरिक स्वतंत्रता कैसे दे सकते हैं? अगर एक पर्सन का केस चल रहा है दूसरे पर्सन के साथ कोर्ट में, अगर कानून की नज़र में जो फर्स्ट पार्टी है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो सेकंड पार्टी सही होते हुए भी सही नहीं होगी, उसको तो जो न्याय है वो मिल ही नहीं पाएगा। उसी तरीके से राजनीतिक स्वतंत्रता का भी अर्थ सिर्फ ये नहीं होता है कि उसको सिर्फ वयस्क मताधिकार के थ्रू उसको वोट देने का अधिकार है तो उसको राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त है। अगर कोई ये समझता है ना कि हाँ अगर हमें वोटिंग का अधिकार है, हम हर 5 साल बाद जाके अगर हम वोट दे रहे हैं तो उससे हमें राजनीतिक स्वतंत्रता जो है प्राप्त है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक हम अपनी पूरी राजनीति, जो भी देश में राजनीति हो रही है, उसको अगर हम ध्यान से देखेंगे ना तो इसमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं। जैसे कि इसमें लिखा भी है, इसको मैं आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ कि प्रचंड आर्थिक असमानताएं, ये जो वर्ड का यूज़ हुआ है क्यों हुआ, क्योंकि अगर हम नॉर्मली डे टू डे लाइफ में भी देखें ना तो काफ़ी सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है वो काफ़ी हमसे ज़्यादा अलग होती है। ठीक है, इंडिया में काफ़ी सारे इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं, एक मिडिल क्लास, लो क्लास, हाई क्लास, बिजनेस क्लास लोग होते हैं। ठीक है, उन सभी में सिर्फ फ़र्क किस चीज़ का होता है, पैसे का। ठीक है, एक अमीर जो पर्सन होगा जिसके पास ज़्यादा संपत्ति होगी ना, वो अपनी जो फैसिलिटीज़ होंगी वो अच्छे से ले पाएगा, चाहे फिर वो सरकार हो, प्राइवेट सेक्टर्स हो, गवर्नमेंट सेक्टर्स हो, या फिर हमारी लोकेलिटी में ही देखा जाए ना तो उस पर्सन की जो वैल्यू होती है ना वो एक अलग होती है जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा। वहीं अगर हम एक नॉर्मल मजदूर की बात करें तो वो उसकी जो वैल्यू होगी वो उस हाई क्लास पर्सन से कम होगी। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करेंगे ना तो एक हाई क्लास पर्सन की जो इम्पोर्टेंस होगी ना वो एक लो क्लास पर्सन से कम ज़्यादा ही होती है।
तो ऐसे हम सोसाइटी के अंदर सिर्फ एक जो हमारे पास एक वोटिंग का अधिकार है ना, उससे हम ये चीज़ नहीं देख सकते कि हम जो राजनीतिक हमें जो स्वतंत्रता प्राप्त है उसमें हम पूरा एक्टिव हैं। अगर कोई ऐसा सोचता है तो वो गलत सोचता है। इसमें एक लास्ट लाइन में लिखा भी है कि हम ये कभी भी नहीं सोच सकते कि कारखाने में जो काम कर रहे हैं ना, उस मजदूर को उतनी स्वतंत्रता प्राप्त होगी जितने की एक लक्षाधीश को, यानी कि एक मिलियनर को। अब इतना तो आप भी सोच सकते हैं, एक मिलियनर की लाइफ और एक जो मजदूर होगा, एक जो कारखाने में काम करने वाला व्यक्ति होगा, उसके लाइफ में कितना ज़्यादा फ़र्क होता है, सोसाइटी में उसकी वैल्यू में कितना फ़र्क होता है, उसके लाइफस्टाइल में कितना फ़र्क होता है। लॉस्की का यह कहना सही है कि राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक सच्ची नहीं हो सकती जब तक उसके साथ आर्थिक समानता ना मिली हो। यानी कि जो प्रोफेसर लॉस्की हैं वो ये कहते हैं कि जो राजनीतिक स्वतंत्रता है ना, वो तब तक सही रूप में नहीं हो सकती जब तक उसके साथ में जो है आर्थिक समानता को ना मिला दिया जाए। यानी कि इनका भी कहना यही है कि राजनीतिक हम जो स्वतंत्रता है वो तब तक नहीं मान सकते जब तक आर्थिक समानता ना मिला दी गई हो। ठीक है। इतिहास के अनुशीलन से यह भली प्रकार ज्ञात होता है कि राजनीतिक सत्ता पर केवल उन्हीं लोगों का नियंत्रण रहा है जो आर्थिक शक्ति के स्वामी होते हैं। यानी कि सबसे पहले हम देख लेते हैं अनुशीलन वर्ड का मीनिंग। तो अनुशीलन का मतलब होता है कि इतिहास में जितनी घटित घटनाएं हैं ना, उनको अध्ययन करने से, उनको देखने से, पढ़ने से यही प्राप्त हुआ है, यही ज्ञात हुआ है कि जो राजनीति है ना, राजनीति सत्ता पे भी ना केवल उन्हीं लोगों का नियंत्रण रहा है, उन्हीं लोगों ने शासन किया है जिनके पास काफ़ी सारी संपत्ति हो सकती है, ठीक है, या होती है। जो मिलियनर होते हैं, जो बिलियनर होते हैं ना, वही सिर्फ राजनीतिक शासन करते हैं। अब इसको ज़्यादा डिटेल में तो डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो आप भी देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो इसमें आगे देख लेते हैं आर्थिक शक्ति के स्वामी शिक्षा प्रणाली को भी अपने हित के अनुकूल ढाल लेते हैं। यानी कि जो व्यक्ति आर्थिक रूप से समृद्ध होगा, जो एक अमीर व्यक्ति होगा ना, वो यहाँ तक कि शिक्षा प्रणाली को भी अपने तरीके से चलाता है। पारितोषिक प्रदान कर यह संपत्तिहीन बुद्धिजीवों को अपनी सेवा में जुटा लेने के योग्य बना लेते हैं। यानी कि जो प्राइज होते हैं, अवार्ड्स होते हैं, उनको वो एक संपत्तिहीन बुद्धिजीव को देते हैं। यानी कि ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को जिसके पास संपत्ति नहीं होगी, और एक पारितोषिक देकर वो उस जीव को अपनी सेवा में जुटा लेते हैं। कौन? वो अमीर व्यक्ति। ठीक है। न्याय संघ प्राय सवेतन एडवोकेट में से ही चुना जाता है। ये एक एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। न्यायांग प्राय सवेतन एडवोकेट से ही चुना जाता है। यानी कि जो न्यायाधीश होता है, जो जज होता है, वो भी एक सवेतन, जिसका वेतन अच्छा होता है ना, उसी में से, एडवोकेट में से चुना जाता है। इसलिए कानूनी निर्णय भी इन्हीं के अनुभवों पर परिलक्षित होते हैं। गिरजाघर भी इस प्रकार के उपदेश देंगे जिसमें यह झलक होगी कि वे सब धनवानों की सहायता से चल रहे हैं। कहने का सार यही है कि यहाँ आर्थिक असमानताएं होती हैं। पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। यानी कि अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, ये जो 2-3 पिछले स्लाइड्स में पढ़ा, उसमें से सबसे इनमें सिर्फ यही निकलता है कि जो मजदूर वर्ग होता है ना, उसके ऊपर हमेशा पूंजीपति लोग राज करते आए, नियंत्रण करते आए हैं। ठीक है। तो इसका जो हमने 2-3 स्लाइड्स हमने जो शुरू किया, एक नया टॉपिक है इसी के रिगार्डिंग, बट एक ये सेपरेट क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि समानता और स्वतंत्रता में क्या चीज़ जो है वो कैसे संबंध हैं, किस टाइप के। तो इसमें हमने देखा कि वो कुछ लोग होते हैं जो उसको पूरक बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उसको विरोधी बोलते हैं। और एक्चुअल में अगर हम देखें, जो एक काफ़ी सारे लोगों का विचार भी है और जो मेरी पर्सनल थॉट भी है कि जो समानता और स्वतंत्रता है वो एक दूसरे के पूरक हैं। अगर स्वतंत्रता नहीं होगी तो समानता नहीं होगी। इसके हमने इस स्लाइड में और इससे लास्ट वाली स्लाइड में इसके एग्जाम्पल हमने पढ़ ही लिए कि जिसके पास आर्थिक समानता, जिसके पास आर्थिक संपत्ति अच्छी होती है, जो अमीर व्यक्ति होता है, वो हमेशा मजदूर वर्ग पे, श्रमिक वर्ग पे राज करता आया है, और जो कि सच्चाई भी है। ठीक है। तो इस सभी में हमने इस चैप्टर को भी कवर कर लिया है। ठीक है।
तो इस पूरे चैप्टर को हमने कवर कर लिया, जिसके अंदर हमने स्वतंत्रता का अर्थ, उसमें विचारकों के विचार, नेगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी, लिबर्टी के टाइप्स भी पढ़ लिए, और जो समानता और स्वतंत्रता का जो संबंध था वो पूरक है या फिर वो विरोधी है, हमने इसको भी पढ़ लिया है। तो हमने ओवरऑल सारा का सारा ही चैप्टर कवर कर लिया अप्रॉक्स 45 मिनट के अंदर। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे, अगर आपको लगे कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, आपके जो ये बीए प्रोग्राम का आपको जो भी स्टडी चल रहा है, या फिर आपका ये जिस भी आप मोटिव से वीडियो देख रहे हैं उसमें आपके लिए हेल्पफुल है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने ऐसे दोस्तों को पहुंचाइए जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू सून।